हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। 9 चैप्टर का सेकंड पार्ट हम शुरू कर रहे हैं। हम आए हुए थे प्लेट विवर्तन सिद्धांत के महत्व पर कि भी किस तरीके से प्लेट जो विवर्तन है, प्लेट टेक्टोनिक है, एक प्लेट का दूसरी प्लेट के साथ किस प्रकार का खिंचाव उत्पन्न होता है और किस प्रकार की घटनाएं होती हैं, महाद्वीप विस्थापन कैसे होता है, तो उनका हमारे जीवन में या पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों में किस तरीके का महत्व है, उन पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो जो स्थान जीव विज्ञान में उद्विकास सिद्धांत का है, वही स्थान जो है भूगर्भ शास्त्र में प्लेट विवर्तनिक का भी माना जाता है कि भी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ने न केवल 20वीं सदी के भूवैज्ञानिकों में क्रांति ला दी, बल्कि उस हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है जो अब तक दुनिया के सामने नहीं बने थे। कहने का मतलब यही है कि भी जो विकास के जो सिद्धांत हमारे पास जीव विज्ञान से संबंधित है, उसी तरीके से भूगर्भ के जो सिद्धांत हैं वो प्लेट टेक्टोनिक के बिना असंभव हम मानते हैं, क्योंकि भूगर्भ की जो स्थितियां हैं, जो कंडीशन हैं, उनके बारे में हम प्लेट विवर्तनिक सिद्धांतों के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा समझ सकते हैं। और भूवैज्ञानिक जो हैं उनके विचारों में भी उन्होंने क्या है परिवर्तन लाने का प्रयास किया, उनकी थ्योरीज को भी उन्होंने चेंज करने का प्रयास किया। तो प्लेट विवर्तनिक और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में किस तरीके का संबंध है कि भी महाद्वीपीय विस्थापन हो रहा है, महाद्वीप एक दूसरे के दूर जा रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं, तो उस तरीके से प्लेट विवर्तनिक का क्या रोल है उसके बारे में कि स्थलमंडल जो है विभिन्न प्लेटों से बना हुआ है, कोई एक प्लेट नहीं है, महासागरीय प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट हैं। मैंने आपको बताया था कि भी 9 मिनिमम बड़ी प्लेटें हैं, कुछ बहुत सारी जो हैं छोटी प्लेटें भी हैं। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार के जो चट्टानें हैं, प्लेटें हैं, उनसे बना हुआ है। और प्लेटों में स्थिर न होकर धीमी गति से संचलन ये कर रही हैं, एक स्थान पर स्थापित नहीं है, धीरे धीरे ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसक भी रही हैं। और पूरा चुंबकत्व तथा महासागर तल के प्रसरण के परिणामों से सिद्ध कर दिया है कि भी महासागर और महाद्वीप जो है चिरस्थायी नहीं रहे हैं। कि भी इस बात से ये सिद्ध होता है कि जो महासागर हैं या महाद्वीप हैं वो हमेशा से एक स्थान पर स्थायी नहीं है, वो कभी न कभी रोटेशन में हमेशा से चलते आ रहे हैं। और भूप्लेटों का संचलन में कहीं न कहीं महासागरों की चौड़ाई बढ़ भी रही है, घट भी रही है, और वही स्थिति महाद्वीपों पर भी लागू होती है। उदाहरण की अगर बात करें तो वर्तमान में भूमध्य सागर जो है पेंथालासा का शेष रूप है, और अटलांटिक और हिंद महासागर का विस्तार हो रहा है, तो वहाँ प्रशांत महासागर में संकुचन भी हो रहा है। संकुचन का मतलब है कि भी नज़दीक आ रहे हैं। और महासागरों के प्रसरण से महाद्वीप विस्थापन होते हैं कि भी जब महासागर एक दूसरे से दूर आएंगे या नज़दीक जाएंगे तो जो है महाद्वीपों में भी परिवर्तन आता है। तो इस तरीके से प्लेट विवर्तनिक के आधार पर महाद्वीपों का जो विस्थापन है वो दिखाया गया है। उसके बाद प्लेट विवर्तनिक और पर्वत निर्माण की अगर हम बात करें तो भी जब प्लेट खिसकेंगी, हल्की प्लेट ऊपर की ओर उठेगी और बारी प्लेट नीचे की ओर खिंचेगी, तो उनमें जो संकुचन पैदा होगा तो उनसे क्या होगा, उनमें जो संपीड़न पैदा होगा तो उनसे क्या होगा, उनसे होगा पर्वत निर्माण। कि भी एक प्लेट ऊपर की ओर उठ रही है, बारी प्लेट नीचे की ओर धंस रही है, तो जब ऊपर की ओर ज़मीन का भाग उठेगा तो उससे क्या होता है, पर्वतों का निर्माण होगा। तो भूप्लेटों के अभिसरण में 3 स्थितियों से होता है, जिसके आधार पर अनेक प्रकार के पर्वतों का जो है वो जन्म और विकास होता है। नंबर 1 है कि महाद्वीपीय और महाद्वीप प्लेटों का मिश्रण भी, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप का टकराना, उनमें टकराव उत्पन्न होना, तो उनसे पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे हम बात करें तो हिमालय पर्वत और अल्पर पर्वत श्रृंखलाएँ। उसके बाद दूसरा है महाद्वीप और महासागर की प्लेटों का अभिसरण आपस में, जिसमें जापान के द्वीप समूह हैं, फिलीपाइंस की चाप है, मरियाना चाप है, और द्वीप तोरणों का जो निर्माण है वो महासागर और महाद्वीपों की जो प्लेटें हैं उनके कारण नहीं,
इसमें है कि महाद्वीप और महासागर में कि भी रॉकीज और एंडीज पर्वतों का उदाहरण दिया गया है। और वो फिलीपाइंस वाला जो मेथड था आपका, वो कहाँ पे लागू होता है, महासागर और महासागर की प्लेटें, दो महासागरों के जब अलग अलग प्लेटें हैं आपस में टकराती हैं, अभिसरण करती हैं, जिसमें जापान के द्वीप हैं, फिलीपाइंस के द्वीप हैं, मरियाना चाप है, या द्वीप समूह के जो तोरण हैं, टुकड़े हैं, वो अलग अलग कंडीशन में अपनी एक्टिविटी करते हैं। तीसरा जो है प्लेट विवर्तन और ज्वालामुखी क्रिया, कि भी जो प्लेट विवर्तन होता है, दो कटके आपस में टकराती हैं या दूर जाती हैं, तो नीचे का जो लावा है, मेंटल का पिघला हुआ जो भाग है, वो जो है ऊपर की ओर आना शुरू हो जाता है। दरारें पड़ने से वो दरारी प्रभावों से क्या है, बाहर निकल आता है। तो इससे क्या है कि भी ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं और फिर वो ज्वालामुखी लावा जो है ठंडा होके पर्वतों का रूप धारण कर लेता है। उसके बाद तप्त और स्थल सिद्धांत, कि भी प्लेटों के संचलन, ज्वालामुखी द्वीपों और श्रृंखलाओं की उत्पत्ति के लिए जो जिम्मेदार एक नया विचार है, जिसकी ओर अब विद्वानों का ध्यान आकर्षित हुआ है, तो वो क्या है, तप्त स्थल का विचार 1971 में मार्गन ने दिया था। और उसके अनुसार क्या था कि भाई तप्त स्थल जो है या एक प्लूम स्थल, वे स्थल होते हैं जहाँ पर मेंटल का तप्त भाग यानी गर्म जो भाग है ऊपर की ओर गुब्बारे की तरह बढ़ता है और फिर भूमि की गहराई पर अर्थात संक्रमण क्षेत्र पर 670 किलोमीटर नीचे उत्पन्न होते हैं। और ये एकांकी लंब स्थल में यानी एक खड़े लेयर में जम जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, या कई बार ज़मीन के ऊपर निकल आकर ये ठंडे होते हैं। तो इस तरीके से समय समय पर जो है विस्फोट होते हैं, ज्वालामुखी उद्भेदन होते हैं, तो उससे जो असंख्य मात्रा में लावा निकलता है तो वो भी चट्टानों का रूप धारण कर लेता है। उसके बाद आती है प्लेट विवर्तनिक और भू गतियाँ, कि महाद्वीपीय निर्माणकारी गतियाँ तब संपन्न होती हैं जब मेंटल का जो तप्त भाग है भू पदार्थ के ऊपर की ओर उठता है, यानी भूमि की ओर निकल के, ऊपर पट्टी से भी निकल के वो ऊपर की ओर उठता है। तो इससे क्या है कि गुंबदनुमा जो आकृति का निर्माण होता है, एक जिसको हम कहें मस्जिद नुमा आकृति का निर्माण होता है। तो इसी वजह से दक्कन, कोलोराडो और राइन जो गिरिपिंड हैं कि धीमी गति से वो आज भी ऊपर उठ रहे हैं और उठान की प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रहती है। तो इस तरीके से अफ्रीका की जो महान भ्रंश घाटियाँ हैं वो बनी कि भी कोई न कोई स्थल जब ऊपर उठेगा तो उसके साइड वाला जो भाग है, आसपास वाला भाग है, वो नीचा पड़ जाता है। तो इससे जो है क्या होगा, गहरी घाटियों का निर्माण होगा। एक भ्रंश घाटी में खुला समुद्र जो है वो बन जाता है। उसके बाद आती है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की आलोचना, कि भी जब सिद्धांत दिए गए थे बहुत सारे जो भूवैज्ञानिक हैं उन्होंने आलोचना भी की थी। क्या कि भी निसंदेह महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति का यह अब तक का सबसे उत्तम सिद्धांत माना जाता है। तो इसमें कुछ समस्याएं भी थी और जिनका जो समाधान है अभी तक जो है नहीं हो पाया है। कौन कौन सी थी? एक तो महासागरीय नितल के प्रसरण की दर जो है उसके एक्सेपण दर से अधिक प्रतीत होती है, तो इससे नए पटल का निर्माण उसके विनाश से ज़्यादा होता है। तो ऐसी अवस्था में पृथ्वी के अर्धवास का पिछले 60 करोड़ वर्षों में कोई खास वृद्धि नहीं है जो होनी चाहिए थी। तीसरी जो है, एक ही प्लेट के विपरीत दिशाओं में संचलन के साक्ष्य मिले हैं, बट यह कैसे संभव हो सकता है कि एक ही जो प्लेट है अब एक विपरीत दिशाओं में मूवमेंट करेगी। दूसरी जो थ्योरी उन्होंने दी थी आलोचना में कि भी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का यह बताने में असमर्थ रहा कि अक्षेपण जो है, सबसिस्टेंस जो है की प्रक्रिया केवल प्रशांत तट तक ही क्यों सीमित है, अन्य समुद्री जो तले हैं वहाँ पर भी इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो होनी जरूरी हैं। पांचवा जो सिद्धांत इन्होंने दिया आलोचना का कि भी यह भी दृढ़तापूर्वक नहीं कहा जा सकता कि भी सभी प्लेटों का संचलन व्यवहार एक जैसा है, क्योंकि प्लेटें जो है कम या छोटी या बड़ी हैं तो सभी प्लेटों का जो संचलन व्यवहार जो है एक जैसा होना संभव नहीं है। और यहाँ पे उन्होंने एक जैसा दिया है। तो प्लेटों की संख्या के बारे में जो विद्वान जो हैं आज भी सहमत नहीं हैं कि भी कितनी हैं, कहाँ तक हैं। तो बहुत सारे जो हैं आलोचनात्मक थ्योरी इन्होंने दी हैं, तो उनका आप अध्ययन कीजिएगा। उसके बाद महाद्वीप और महासागरों की जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांतों की तुलना इन्होंने दी है, तो यही तुलनाएं मैंने आपको अभी बताई कि भी किन किन चीज़ों से बनी है, कहाँ कहाँ किस तरीके से उनका विस्थापन होता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। उसके बाद
प्रमाण दिए गए कुछ प्लेट विवर्तन सिद्धांत के साक्ष्य के रूप में प्रमाण है कि भी ये आज भी लागू होती हैं कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि करने वाले 2 साक्ष्य मिले थे। क्या? एक तो पूरा चुंबकत्व और दूसरा महासागरीय नितल का प्रसरण, कि भी किस तरीके से महासागरीय जो तली है वो बढ़ रही है। पूरा चुंबकत्व में क्या बताया था कि हमारी पृथ्वी एक विशाल छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करती है, और इस बात का प्रतिपादन सबसे पहले विलियम्स गिलबर्ट ने सन 1600 में किया था। क्योंकि यह चुंबक तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से पैदा होता है, क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो वो क्या है? एक चुंबकीय प्रभाव है, चुंबकीय द्रव को जिसको हम कहते हैं, और शलाका अथवा छड़ जो है कि भांति पृथ्वी जो है काम करती है, कि चुंबकीय छड़ है, सभी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे डायग्राम 9.15 में दिया गया है कि भी जो भी चीज़ें ऊपर की हैं पृथ्वी के भाग की, उनको पृथ्वी जो है अपनी ओर आकर्षित करती है, और ध्रुवों की ओर बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको आकर्षित भी करती है। तो इस तरीके से इन्होंने चुंबकीय सिद्धांतों का भी व्याख्या की कि भी कहाँ से आता है पृथ्वी में चुंबकत्व। इस बात की अगर हम चर्चा करें तो यद्यपि पृथ्वी में चुंबकत्व के कारण आज भी विवादास्पद बात है कि भी कन्फर्म नहीं है, फिर भी पृथ्वी के बाहरी और आंतरिक भागों में चुंबकत्व के स्रोत भी जो हैं अलग अलग हैं, क्योंकि सौर्य क्रियाओं के कारण भी पृथ्वी के आयन मंडल प्रभावित होता है। चुंबकीय तत्व काम करते हैं, ध्रुवीय प्रकाश को जन्म देती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में चुंबकत्व के स्रोत के बारे में बहुत मतभेद है कि भी सब सर्वमान्य मत के अनुसार पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत पृथ्वी की आंतरिक जो कोर है उसको माना जाता है, क्योंकि कोर में सबसे ज़्यादा जो लोहे के जो हम भारी पदार्थों का जो मिश्रण है वो है, तो उसको भी इसका आधार माना गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भी किस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है, और चुंबकीय ध्रुवों का परिभ्रमण जो महाद्वीपीय विस्थापन के कारण ही हुआ है। उसके बाद आती है महासागरीय नितल का प्रसरण, कि भी महासागरीय का जो नितल है वो किस तरीके से प्रसरण करता है, स्प्रेडिंग करता है। और हैरी एच हैस ने बताया, और रॉबर्ट डेज के अनुसार सन 1962 में इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। और हैस और डेज की यह संकल्पना वास्तव में ही सागर भूवैज्ञानिक और भूभौतिकविदों के प्रारंभिक कार्यों पर आधारित थी। कि भी उन्होंने क्या बताया था कि भी 1962 में मैसन ने उत्तरी अमेरिका के तट पर पश्चिमी मैक्सिको के ब्रिटिश कोलंबिया तक प्रशांत महासागर का सर्वेक्षण किया था, और इसी सर्वेक्षण के आधार पर उत्तरी दक्षिण दिशा में लंबी पट्टियों का स्प्लिट रूप सामने आया था। तो ये सारी चीज़ें मेंटल के ऊपर उठने वाली जो समंगी तरंगें हैं उनके अनुसार इन्होंने बताया। तो हम कह सकते हैं कि भी महासागरीय और महाद्वीपीय कटकों से निकलकर एक क्रस्ट बनता है, और इस महासागरीय नितल का प्रसरण एक विशाल क्रिटिक बेल्ट के रूप में होता है। बड़ी बड़ी बेल्टों के रूप में इसका प्रसरण भी होता है। तो इस तरीके से आप इनकी जो स्थितियां हैं वो जान सकते हैं। हेजलर के जो विचार हैं, कोल्स और डयल के जो विचार हैं उनको आप रीड कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन आंसर रही हैं, साथ साथ रिवाइज करते रहिएगा। हैव ए नाइस डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।